Morning students, it is the last video of political science chapter number 1. What is democracy? Why democracy? In this video we will discuss about the arguments against democracy, arguments for democracy, and what is the broader meaning of democracy. Now let's start. First heading, arguments against democracy. It means what are the demerits of democracy or what are the disadvantages of democracy. एक डेमोक्रेसी की क्या डिसएडवांटेजेस हैं, एक डेमोक्रेसी के क्या डिमेरिट्स हैं। तो सबसे पहले जो डिमेरिट्स है वो ये है, लीडर्स कीप चेंजिंग in a democracy. This leads to instability. एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर जो लीडर्स हैं वो बदलते रहते हैं। सपोज़ कीजिए आज कोई लीडर है जो हमारी कंट्री के अंदर, इलेक्शन होते हैं हर 5 साल बाद, तो हम उनके अंदर लीडर्स को चूज़ करते हैं। हर 5 साल में गवर्नमेंट बदल जाती है तो लीडर्स भी बदल जाते हैं, और लीडर्स के बदलने में उनके साथ साथ उनके काम करने का तरीका भी बदल जाता है। उनके काम करने का तरीका बदलता है तो उसका इम्पैक्ट किस पर आता है, जो एग्जिस्टिंग प्लान्स हैं, पॉलिसीज़ चल रही हैं, उनमें कहीं ना कहीं चेंजेस होते हैं। तो इसके चलते एक इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाती है। तो लीडर्स बदलते रहते हैं, उसके साथ साथ जो डेवलपमेंट का रास्ता है, जो डेवलपमेंट की रूट्स है इनको अपनाया गया है, वो भी सब चेंज होती रहती हैं। तो हम ये देखते हैं कि लीडर्स के चेंज होने के साथ साथ जो एक इंस्टेबिलिटी होती है वो बदलती जाती है। तो पहला हमारा जो डिमेरिट्स थी वो यही थी कि लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर लीडर्स हमेशा चेंज होते रहते हैं और उसकी वजह से इसके अंदर इंस्टेबिलिटी रहती है। नाउ सेकंड पॉइंट इज, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले। देयर इज नो स्कोप फॉर मॉरलिटी। हम ये देखते हैं कि सत्ता सभी लोग चाहते हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, सभी लोग क्या चाहते हैं कि जो पॉलिटिकल कंपटीशन चल रहा है, जो इलेक्शन हो रहे हैं, लोगों के बीच में जो पॉपुलैरिटी बनाने की बात चलती है, तो डेमोक्रेसी वही सब कुछ है। किसके पास कितनी पावर है, कौन अपनी पावर को कैसे इस्तेमाल करता है, यानी कि पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले का इस्तेमाल कर रहा है। तो हम एक डेमोक्रेसी में इन सब चीज़ों की बात करते हैं। तो उसके चलते क्या होता है कि देयर इज़ नो स्कोप ऑफ मॉरलिटी, मतलब वहाँ पर आपके पास कोई या आपको कोई नैतिक शिक्षा नहीं देगा कि ऐसा नहीं करना है, ये गलत है या फिर ये सही है। लोग पैसे की मदद से, लोग मसल पावर की मदद से अपने आप को सबसे ऊपर लाना चाहते हैं एक पॉलिटिकल कंपटीशन के अंदर, पावर प्ले के अंदर। तो दूसरा जो डिसएडवांटेजेस था कि डेमोक्रेसी में जब आप पॉलिटिकल कंपटीशन को अलाउ करते हैं, पावर प्ले को अलाउ करते हैं, तो उसके चलते क्या है कि लोग मॉरलिटी भूल जाते हैं। तो जब मॉरलिटी लोग भूल गए तो उसके चलते करप्शन हो रहा है और इसी के साथ चलते चलते क्राइम बढ़ने लगते हैं। तो हम ये देखते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो इज़ ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले। तो इसके अंदर किसी भी तरह का कोई भी जो स्कोप है मॉरलिटी का वो नहीं है। और लीडर्स जो हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, अपने मोटिव के लिए दूसरे लोगों को परेशान कर देते हैं। ये दूसरा डिसएडवांटेजेस या डिमेरिट्स है एक डेमोक्रेटिक कंट्री की। द थर्ड डिमेरिट्स इज, so many people have to be consulted in a democracy that it leads
टू डिले। अब क्या देखते हैं कि एक जो डिक्टेटरशिप में क्या होगा, या एक जो डिक्टेटर है वो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम जर्मनी की बात करें तो जर्मनी में जो हिटलर डिक्टेटर थे, तो आपने हिस्ट्री में पढ़ा भी है कि उन्होंने क्या किया था कि जैसे कुछ डिसीजन लेना होते थे तो अपनी इच्छा हुई, रात में उनका मन हुआ और सुबह में उन्होंने क्या किया, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता। डेमोक्रेसी में बहुत सारे लोगों से कंसल्ट करना पड़ता है। फाइल्स एक ऑफिस से या एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट्स में जाती हैं, दूसरे डिपार्टमेंट से तीसरे डिपार्टमेंट में घूमती रहती हैं, और ये सब कुछ ऐसा नहीं है कि रातों रात हो जाता है, इसमें टाइम लगता है। और अब जब किसी डिसीजन को आपको लेना है तो उसमें आप डिले करते जाएंगे, क्या बहुत सारे लोगों से आप कंसल्ट करेंगे, तो उस कंसल्टेशन के चलते क्या होता है कि वो चीज़ें डिले होती रहती हैं। जब आप बहुत सारे लोगों से कंसल्ट करोगे या उनके चलते डिसीजन लेने में आप डिले हो जाएंगे, तो आपका एक अपना डिसीजन नहीं है, आप बहुत सारे लोगों को कंसल्ट कर रहे हो। तो जब डेमोक्रेसी के अंदर बहुत सारे लोगों को कंसल्ट किया जाता है तो उसकी वजह से जो डिसीजन होते हैं वो क्या होते हैं, डिले हो जाते हैं। फोर्थ डिमेरिट्स इज elected leaders do not know the best interest of the people, it leads to bad decision। जो इलेक्टेड लीडर्स होते हैं, जिसे हमने किसी लीडर्स को चूज़ किया, तो हमने उनको, ये सपोज़ कीजिए किसी को प्राइम मिनिस्टर बनाया, किसी को चीफ मिनिस्टर बनाया, या हमने उन्हें एमएलए बनाया या एमपी बनाया। तो अब क्या होता है, जब आप इलेक्टेड लीडर्स को इस तरह से चूज़ करते हो तो इस बात की गारंटी नहीं है कि आपने जिस लीडर्स को चूज़ किया है उसको सारी चीज़ों की जानकारी है। अगर उन्हें जानकारी नहीं है सारी चीज़ों के बारे में, तो उसके चलते हो सकता है कि वो लोग गलत डिसीजन भी ले सकते हैं, और उनके पास अगर नॉलेज की कमी है तो वो लोगों के हित के लिए सही फैसले नहीं ले पाते। तो ये भी जो है एक डिसएडवांटेजेस हो गया डेमोक्रेसी का। नेक्स्ट, डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन। डेमोक्रेसी में सारी चीज़ें इलेक्टोरल कंपटीशन पर बेस्ड हैं। हर पार्टी जोर लगाती है बस उन्हें ही जीतना है, हर पार्टी दौड़ लगा रही है, हर वो पॉसिबल मींस को यूज़ करने की कोशिश करेगी कि वो कैसे न कैसे जीत सके इलेक्शन कंपटीशन के अंदर। तो हम ये देखते हैं कि वो जीत जाए, या जीतने के लिए उसकी ये इच्छा होगी कि वो इलेक्शन जीत जाए, तो उसके चलते वो जो करप्शन जो है एज ए मीन्स एडॉप्ट कर लेते हैं। तो जीतने के लिए वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पैसे खिलाते हैं। और हम ये देखते हैं कि जो इलेक्टोरल कंपटीशन है उसमें करप्शन जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर ये जो है करप्शन को भी बढ़ावा देती है। नेक्स्ट, ordinary people don't know what is good for them, they should not decide anything। ये लास्ट डिसएडवांटेजेस है। अल्टीमेटली डेमोक्रेसी में डिसाइड कौन करता है, डिसीजन कौन लेता है, ऑर्डिनरी पीपल जो लोग हैं। अब अगर हम ऑर्डिनरी पीपल की बात करें तो हम जानते हैं कि जो ऑर्डिनरी पीपल हैं, यानी कि जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को फॉलो कर रहे हैं, तो उन एडल्ट यूनिवर्सल फ्रेंचाइज के चलते क्या होता है कि उनके चलते हर 18 साल के ऊपर के इंसान को वोटिंग राइट्स है। ही रिस्पेक्टिव
of their gender, irrespective of their financial position, irrespective of their caste, gender, religion, community. किसी भी वर्ग से बिलोंग करते हों, किसी भी कम्युनिटी, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, उन सभी लोगों को, ऑर्डिनरी लोगों को वोटिंग राइट्स है। अब उसके चलते कुछ लोगों का मानना यह है कि हर इंसान के अंदर ये नॉलेज नहीं होती कि क्या सही है, क्या गलत है। वो ऐसे लोगों को चूज़ कर पाएँ या सही चूज़ कर पाएँ। उसके चलते जो एंशिएंट, अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें तो मतलब ग्रीक वगैरह की बात करें, तो वहाँ ज़्यादा लिमिटेड पावर होती थी। वहाँ पर कुछ ही लोगों को वोट देने का अधिकार होता था और उनका मानना था कि जो पढ़े लिखे और समझदार लोग हैं वही लीडर्स को चूज़ करें, क्योंकि जो अनपढ़ और समझदार नहीं हैं वो गलत लीडर को चूज़ कर लेंगे। तो ऑर्डिनरी पीपल को जानकारी नहीं है, नॉलेज नहीं है, लेकिन अब जब उनको वोटिंग राइट्स है, इक्वल वोटिंग राइट्स है, तो अब क्या हो सकता है कि गलत एजेंडे पर फोकस करके गलत तरीक़ों से लोग वोट खरीद लेते हैं। तो उन्हें निर्णय लेने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो गलत निर्णय ले सकते हैं और एक गलत लीडर को चूज़ कर सकते हैं सिर्फ कुछ भावनाओं में बहकर। नाउ सेकंड हेडिंग इज़ आर्गुमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी। आर्गुमेंट्स मतलब एडवांटेजेस और मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी की। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी के क्या एडवांटेजेस हैं? फ्रॉम 1958 टू 1961 सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल और एक स्टोरी के ज़रिए ये स्टार्ट करते हैं कि डेमोक्रेसी का क्या एडवांटेजेस है। 1958 से 1961 के बीच में एक फेमाइन आती है, यानी भूखमरी आती है, या हम ये भी कह सकते हैं कि अकाल पड़ता है, जिससे क्रॉप फेलियर की वजह से खाने की कमी हो जाती है। साउथ एशियन एरियाज़ के अंदर, यानी इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, ये जो सारे पार्ट्स हैं, इन एरियाज़ में जब फेमाइन आती है तो हम दो कंट्रीज़ की कंडीशंस देखते हैं, इंडिया और चाइना की। चाइना में इस फेमाइन के चलते बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है, बहुत सारे लोगों की जानें जाती हैं, यानी फेमाइन के चलते बहुत सारे लोग पेरिश हो जाते हैं, मर जाते हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम इंडिया में देखा जाए तो इंडिया में इस फेमाइन का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आया जितना चाइना में आया था। अगर बात करें इकोनॉमिक कंडीशंस की, तो लगभग दोनों कंट्रीज़ की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो सेम थी। दोनों कंट्रीज़ को आज़ादी भी लगभग पास मिली थी। दोनों कंट्रीज़ एक ही लेवल पर थीं, लेकिन एक फेमाइन का इम्पैक्ट दोनों कंट्रीज़ में अलग अलग कैसे हो सकता है? तो इसके पीछे कुछ रीज़न हैं, कुछ कारण हैं। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट का मानना था कि फेमाइन का चाइना पर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा। इसका कारण था वहाँ की पॉलिसीज़। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, चाइना एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री था, या हम ये भी कह सकते हैं कि चाइना एक कम्युनिस्ट या ऑटोक्रेटिक कंट्री था। तो वहाँ पर जो पॉलिसीज़, जो प्रोग्राम्स बनाए गए थे, उनको इतना इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। इंडिया में डेमोक्रेसी के चलते जो प्रोग्राम्स, पॉलिसीज़ बनाए गए थे, तो इंडिया सरवाइव कर गया, उसको ओवरकम कर गए। चाइना इस फेमाइन को टेकल नहीं कर पाया। तो यहाँ पर हमने ये कंक्लूजन निकाला कि यहाँ पर एक डेमोक्रेसी
के अंदर, या हम ये कह सकते हैं कि ये जो सक्सेस थी वो डेमोक्रेसी की थी, यानी कि इंडिया जो इसको टैकल कर पाया फेमाइन को, तो ये जो सक्सेस थी वो एक डेमोक्रेसी की थी जिससे इंडिया को इस फेमाइन ने बचाया। इम्पैक्ट तो हुआ इंडिया के अंदर, लेकिन इतना दर्दनाक या भयानक नहीं हुआ जितना चाइना में हुआ था। और इसी से हमारा पहला एडवांटेजेस निकलता है कि ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ a better government because it is more accountable form of government। मोर अकाउंटेबल का मतलब क्या है? अगर मान लो इंडिया में जो फेमाइन आई थी उसका इम्पैक्ट इंडिया में अगर बहुत ज़्यादा या बड़े पैमाने पर होता, तो उसके लिए हम गवर्नमेंट के लोगों को या उनको ज़िम्मेदार ठहराते, हम उनको अकाउंटेबल मानते, हम उन लोगों से सवाल पूछते। इसके चलते गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ता, और गवर्नमेंट जवाबदेही से बचने के लिए उसने एक जो पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करने की कोशिश करी, अपना बेस्ट देने की कोशिश करी। तो एक डेमोक्रेसी में, ताकि लोग उस पर सवाल ना उठाएं, उनके ऊपर एक डर बना रहता था कि मुझे कहीं ना कहीं लोगों का जवाब देना पड़ेगा। तो उसने क्या किया, एक अच्छा काम किया। वहीं पर एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में डिक्टेटर होता है, अगर वहाँ पर 500 लोगों की जानें भी चली जाती हैं तो वहाँ पर डिक्टेटर पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, वो किसी को जवाब नहीं देगा। और अगर ज़्यादा लोग प्रोटेस्ट करेंगे तो वो उन प्रोटेस्ट करने वालों को भी सप्रेस कर देगा। तो इसके चलते एक डेमोक्रेसी में जो अकाउंटेबिलिटी होती है उसमें गवर्नमेंट जो है वो बेहतर तरीके से काम करती है, और उसका एग्जाम्पल ये फेमाइन वाला केस है। सेकंड एडवांटेजेस फॉर डेमोक्रेसी इज कंसल्टेशन एंड डिसीजंस, नो रैश और इररिस्पॉन्सिबल डिसीजंस आर टेकन। डेमोक्रेसी में लोग लंबे समय तक डिबेट करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो उसका आउटपुट क्या होता है कि वो गलत डिसीजन नहीं ले पाते, रिस्पेक्टिव डिसीजन नहीं ले पाते। तो डिसीजन इम्प्रूव द क्वालिटी, डेमोक्रेसी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन। यानी कि जब काफ़ी टाइम तक लोग एक दूसरे के साथ डिबेट करते हैं, एक दूसरे से सलाह मशवरा करते हैं, तो जो डिसीजन होते हैं वो एक अच्छे डिसीजन लिए जाते हैं डेमोक्रेसी के अंदर। डेमोक्रेसी provides a method to deal with differences and conflicts। हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, अलग कास्ट के लोग रहते हैं, लोगों की लैंग्वेज, भाषाएं अलग अलग हैं, अलग कल्चर है, अलग सिस्टम है। तो अभी इस डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करके रखना है, इस डाइवर्सिटी को बनाए रखना है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो आप इस डाइवर्सिटी को कैसे बनाए रखेंगे, अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो एक डेमोक्रेसी में इतनी डाइवर्सिटी को टॉलरेट किया जा सकता है। अगर मान लीजिए डिक्टेटरशिप है या मोनार्की है, तो वहाँ पर क्या होगा कि वो उनके कल्चर, उनके रिलीजन, उनकी लैंग्वेज के लोगों को प्रमोट करेंगे और शायद दूसरे लोगों को सप्रेस किया जा सकता है या फिर नेगलेक्ट किया जा सकता है। लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं हो सकता। अलग अलग डिफरेंसेस हैं तो उनको एकोमोडेट किया जाता है। लोगों के बीच में मतभेद हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, तो उनको भी जोड़े रखने की कोशिश की जाती है। तो ये सब एक डेमोक्रेटिक कंट्री में ही पॉसिबल है। एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं। नेक्स्ट, पॉलिटिकल इक्वलिटी एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट्स। डेमोक्रेसी इन्हांसेस द डिग्निटी
ऑफ सिटीजन्स। डेमोक्रेसी के अंदर पॉलिटिकल इक्विटी और राइट्स की रिस्पेक्ट की जाती है। जैसे चाहे आदमी अगर अमीर हो या गरीब हो, उसको वोटिंग राइट मिलेगा। इंडिविजुअल के राइट्स की रिस्पेक्ट की जाती है। वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता हो, तो डेमोक्रेसी पर इंडिविजुअल पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो इंडिविजुअल को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है एज़ कम्पेयर टू द सम स्पेसिफिक ग्रुप्स ऑफ पीपल, जो कि दूसरी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में देखने को मिलता है। डेमोक्रेसी का लास्ट एडवांटेजेस, डेमोक्रेसी जो है is better than other forms of government because it allows us to correct its own mistakes. डेमोक्रेसी दूसरी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से कहीं ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर जो सिटीजन्स के द्वारा अगर कोई गलती हो गई, उन्होंने किसी गलत लीडर को चूज़ कर लिया और वो गलत पॉलिसीज़ प्लान बनाते हैं, तो लोगों के पास मौका है कि अगले आने वाले इलेक्शन में हमने उन्हें जो चूज़ किया है, तो हम फ्यूचर में उनको हटा भी सकते हैं, अपनी गलतियों को, अपनी मिस्टेक को सुधार सकते हैं। यानी कि अपने वोटिंग राइट्स के ज़रिए, अपनी वोटिंग पावर के ज़रिए हम उन लीडर्स को हटा सकते हैं, तो उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा एडवांटेजेस है हमारे द्वारा की गई गलतियों को सुधारने का। यानी कि डेमोक्रेसी हमें एक मौका प्रोवाइड करती है कि हमने जो गलती की है, एक गलत लीडर को चूज़ करके हम वोटिंग पावर के ज़रिए इलेक्शन में उसको हटा भी सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग, ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। तो जो डेमोक्रेसी पहले थी, वो डेमोक्रेसी आज नहीं है। यानी कि एवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी, इट मीन्स रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी समय के साथ इवॉल्व हुई। आज जो हम डेमोक्रेसी देख रहे हैं, वो आज से 500 या 1000 साल पहले ऐसी डेमोक्रेसी नहीं थी। समय के हिसाब से सब चीज़ें बदलती गईं, यानी लोग अपने बिहाफ पर लोगों को अलाउ करते गए, रिप्रेजेंट करते गए और इलेक्ट करते गए डिसीजन लेने के लिए। जैसे जो आज हम प्रैक्टिस करते हैं, वो एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की एग्जाम्पल है। तो वाई रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इज़ नेसेसरी? लार्ज नंबर ऑफ पीपल practically impossible to include all in decision making। हम जानते हैं कि एक ऐसी कंट्री जिसके अंदर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ की इतने सारे लोगों को की राय लेना, एक साथ सबकी राय लेने की कोशिश नहीं कर सकते। अगर हम सबकी राय लेंगे तो 1-2 साल ऐसे ही निकल जाएंगे और हम कोई भी डिसीजन नहीं ले पाएंगे। हम उन सबको एक साथ भी नहीं बुला सकते, उन सब की एक साथ ओपिनियन भी नहीं ले सकते, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के अंदर अपने लीडर्स को चूज़ करते हैं ताकि वो सही डिसीजन ले। पीपल डज नॉट हैव टाइम, डिज़ायर और द स्किल्स टू टेक डिसीजन। लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो रोज़ डेली मेकिंग पावर के अंदर पार्टिसिपेट करें, उनकी डिज़ायर्स भी नहीं होंगी और हर आदमी इतना कैपेबल भी नहीं होगा कि वो देश के बिहाफ पर डिसीजन ले पाए।
तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बहुत सही है, बहुत ही सूटेबल है हमारी कंट्री के लिए। आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ कीजिए, वो आपके बिहाफ पर डिसीजन लेंगे, और अगर आपको लगता है कि वो सही काम नहीं कर रहे तो आप उनको हटा भी सकते हैं अगले आने वाले इलेक्शन के अंदर। तो डेमोक्रेसी एक गुड डेमोक्रेसी है, उसमें हम लोगों के कंसल्टेशन और कंसल्ट ऑफ ऑल दोज हु आर अफेक्टेड बाय दैट डिसीजन। एक गुड डेमोक्रेसी की सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो ये है कि इसमें हम हर इंसान को के ग्रुप को इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं, उससे कंसल्ट करने की कोशिश करते हैं, उसकी कंसर्न लेने की कोशिश करते हैं, उस इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू को, उसके आइडियाज़ को शामिल करते हैं। तो ये एक गुड डेमोक्रेसी की एग्जाम्पल हो गई। नो कंट्री इज़ परफेक्ट डेमोक्रेसी, वी द पीपल मेक इट। हम ये कहेंगे कि कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जिसमें हम कहें कि डेमोक्रेसी परफेक्ट है, यानी वहाँ के लोग उस डेमोक्रेसी को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। आपके पास जितने भी अल्टरनेट हैं गवर्नमेंट के, उन सब में डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ ऑल। हम ये कहेंगे कि डेमोक्रेसी सबसे अच्छी नहीं है, लेकिन हमारे पास जितनी भी गवर्नमेंट की फॉर्म्स हैं, डिक्टेटरशिप, मोनार्की या अदर फॉर्म, उन सब में डेमोक्रेसी सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। डेमोक्रेसी सबसे ऊपर है, और वो क्यों ऐसा है कि वो इंडिविजुअल राइट्स की रिस्पेक्ट करती है, वो पॉलिटिकल इक्विटी पर बेस्ड है। अगर डेमोक्रेसी को और बेहतर बनाना है तो उसकी जो जिम्मेदारी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आप और हमारे ऊपर है। और वो लोग जिनको वोट देने का राइट है, वोट देने का अधिकार है, वो सब लोग डेमोक्रेसी को और बेहतर बना सकते हैं अपने वोट का सही इस्तेमाल करके।